बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके। ब्लॉग नंबर 15 में आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइल मारकर हमला कर दिया। ये हमला इस कदर शदीद था और इतने बड़े लेवल पर हमला किया है कि इसराइल के जो शहर तल अवीव जहाँ पर ये हमला हुआ है उसके दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं। इस हमले की कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पर। नाजरीन, ईरान ने बगैर बताए हमला किया है। मतलब कि इसराइल की सारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो टोटली तौर पर नाकाम हो गई हैं कि वो इस हमले को ट्रेस तक नहीं कर सकी। सिर्फ अमेरिका को हमले के आधा घंटा पहले ये कि भी इसराइल पर हमला होने वाला है, आधा घंटे पहले उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है और उसने फौरी तौर पर ये इंफॉर्मेशन इसराइल के साथ शेयर की है कि आप लोगों पर हमला होने वाला है, इसराइल पर ईरान की तरफ से हमला होने वाला है। नाज़रीन, इस हमले का क्रेडिट जो है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को जाता है और वो है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक तकरीर की थी। इस तकरीर ने ट्रिगर किया है। उसने कल कहा था कि ईरानी लोगों से मुखातिब होकर डायरेक्टली उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के साथ डायरेक्टली मुखातिब कर रहा हूँ, विदाउट एनी फिल्टर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि मैं आप लोगों के लीडर्स को मारने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा था और जिस तरह से लेबनान के अंदर आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया था, इसी तरह से मैं आपके लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को हिट करने वाला हूँ, उनको शहीद करने वाला हूँ। और ये ओपनली उसने धमकी दी है और ईरानी लोगों से कहा है उसने कि जब मैं ये हमला करूंगा, जब मैं उनको शहीद करूंगा, मारूंगा, तो आप लोगों ने सड़कों पर नहीं करना, आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं करना, आप लोगों ने हमारे साथ मिल जाना है। मैं आप लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और आपने मेरे साथ दोस्ती करनी है। हमारे पास गजा भी होगा, हमारे पास लेबनान भी होगा, हमारे पास ईरान भी होगा। हम लोग आपस में तिजारत करेंगे, हम लोग आपके एजुकेशन पर, आपकी हेल्थ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च करेंगे। आप लोगों के अंदर खुशहाली आएगी। आप लोग इसराइल आए, यहाँ पर आप काम करें, इसराइली लोग ईरान में आएंगे, आप लोग आपस में ताल्लुकात को वसी करें। तो ये सारी बातें नेतन्याहू ने मीडिया पर जो ना ईरानी लोगों के साथ खिताब करते हुए ये बात की। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उन पर हमला ईरान के अंदर से प्लान हो रहा है। जिस तरह से इस्माइल हानिया साहब पर हमला हुआ था और वो शहीद हो गए थे उस हमले में। आपको मैं ईरान के साबिक़ सदर अहमदीनेजाद का एक बयान याद दिलाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक यूनिट बनाया था इसराइल को शिकार करने के लिए, इसराइल को पकड़ने के लिए, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद पता चला कि वो यूनिट सारा का सारा इसराइल के लिए काम कर रहा था। हमारा पूरा कंट्रोल उस यूनिट पर से खत्म हो गया था। उसके बाद फिर आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत हुई है, उनकी लोकेशन जो है वो फ्रांस के मीडिया के एक अखबार ने ये खबर ब्रेक की थी कि उनकी शहादत के बाद कि ईरान के अंदर से ही आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब की लोकेशन जो है वो लीक आउट हुई थी। वो टिप जो है इसराइल को ईरान के अंदर से ही मिली थी। तो ये सारी बातें जो है ना, सारी सूरत हाल खामनेई साहब देख रहे थे, इन पे मतलब गौर और फिक्र कर रहे थे। तो ये सब करने के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कहा कि स्ट्राइक करो जी, मारो मिसाइल, न्यूक्लियर अगर लगता है तो लगने दें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब इनके गुस्से का लेवल, खामनेई साहब के गुस्से का लेवल इतना शदीद तरीन हो गया था कि उन्होंने कहा कि अब हम किसी चीज को भी नहीं देखेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। और ऐसी स्ट्राइक की जो कि आज तक की इसराइल पर की जाने वाले सबसे बड़ा हमला था, सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। इस हमले से पहले नाज़रीन, ईरान ने चाइना और रूस से को जो है ना वो कॉन्फ्रेंस में लिया था और उनको कहा, बताया कि हम ये हमला करने जा रहे हैं और अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी निकलेंगे। और जब ये हमला किया ईरान ने इसराइल के ऊपर, और इतलात ये मिली है कि दागे गए मिसाइलों में से 80% मिसाइल जो हैं वो अपने मुअय्यना किए हुए अहदाफ पर लगे हैं और ये कामयाब हमला साबित हुआ। और इसमें जो है इतलात मिल रही हैं कि जो मुसाद है, इसराइल की इंटेलिजेंस, उसका जो चीफ है वो हलाक हो चुका है इसमें। इस हमले के फौरन बाद नेतन्याहू ने फौरी तौर पर रूस के सदर पुतिन को फोन किया और उसे कहा कि आप मेहरबानी करें, ईरान को जो है ना रोकें कि मजीद हमले ना करें। अब अंदाजा करें कि जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि कल तक जो बंदा तड़ियां लगा रहा था, धमके दे रहा था कि मैंने उसको मार दिया, उसको मार दिया, अब इसको मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, तो अब वो मिन्नत तर्लों पे आ चुका है।
तल अवीव का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर जंग के सायरन जो है ना बज रहे हैं। नाजरीन, इनिशियल इतलात के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा लोग जो है इस वक्त शेल्टर में चले गए हैं। जो उनकी इजरायली फौज है वो बाकायदा तौर पर एक एक बंदे को ऐलान करके बता रही है कि आप लोग शेल्टर में चले जाएं जब तक हमारा नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता। मतलब जो जेर जमीन उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं उन बंकर्स में वो चले गए हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त इसराइल में तल अवीव में बंकर्स में छुपे हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान फिर से हमला कर सकता है, सेकंड स्ट्राइक ईरान कर सकता है। और इसराइली फौज जो है उसने अपनी पब्लिक को बड़ी सख्ती से रोका है कि जो मिसाइल अटैक हुआ है इसकी कवरेज आपने नहीं देनी, इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी। हालांकि ये मीडिया पर आ गई हैं खबरें फौरी तौर पर, मतलब जो लोगों को जैसे जैसे उन्होंने बताया कि फौज के ऐलान करने से पहले ही वो शेयर कर चुके थे। और खासतौर पर उन्होंने रोका है, हम भी उन फुटेजेस के इंतजार में हैं और सर्च कर रहे हैं उनको, कि जहां पर हलाकतें हुई हैं खासतौर पर वो इन्फॉर्मेशन आपने किसी को शेयर नहीं करनी, क्योंकि जो भी हमारा ऑफिशियल नैरेटिव होगा, ऑफिशियल बयान होगा, वो हम खुद दे देंगे। और आप लोग बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फुटेज इस हिसाब से किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, एमजे निजाद ईरान के साबिक सदर का बयान मैंने आपको बताया है, तो उसके मुताबिक ईरान में अमेरिका और इसराइल के बहुत ज्यादा एजेंट जो है वो मौजूद है। तो उन्हीं में से अमेरिकन एजेंट कुछ ज्यादा फास्ट थे मोसाद के एजेंट से, तो उन्होंने फौरी तौर पर एट द निक ऑफ टाइम, उनको भी एट द निक ऑफ टाइम उनको पता लगा है कि इस तरह का हमला होने वाला है इसराइल पर। उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, अमेरिका ने फौरी तौर पर इसराइल को बताया। तो लेकिन फिर भी उनका जो आयरन डोम था टेक्नोलॉजी, जिससे वो इसराइल होने वाले हमलों को इसराइल जो है ब्लॉक करता है, मिसाइल को हवा में ही ज़ाहिर करता है, वो भी मतलब इस अटैक को नहीं रोक सका, ज़ाहिर नहीं कर सका। मतलब आप अंदाजा करें कि ये अटैक कितना शदीद होगा और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी ईरान की, जो उन्होंने हमला किया है इसराइल के ऊपर, ये किस कदर शदीद तरीन होगा। अब सूरत हाल ये है नाजरीन कि इसराइल अब कह रहा है इस हमले के बाद कि जी हमने ईरान को ट्रैप करना था और हमने ट्रैप कर लिया, हम कामयाब हो गए ईरान को ट्रैप करने में, कि भी वो जंग का शुरुआत करे तो फिर हम जो है ना फिर ये जंग छेड़ देंगे, फिर ईरान पे हम हमला कर देंगे। लेकिन ये ट्रैप नहीं था। अब देखें जी, क्या गारंटी है कि इस्माइल हानिया को शहीद करने के बाद, आयतुल हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद करने के बाद, और ईरान के जितने उन्होंने साइंटिस्ट शहीद किए हैं, डॉक्टर्स शहीद किए हैं, बड़े बड़ी शख्सियात को उन्होंने शहीद किया है, तो क्या गारंटी है कि ये जिस तरह से नेतन्याहू ने कल तकरीर की है, उसने वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी और क्लियर हो गई थी ये बात कि वो आयतुल्ला अली खामनेई साहब को हिट करने वाले हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आयतुल्ला अली खामनेई साहब पर हिट ना करते और जस्ट उनकी एक बढ़त थी। तो यहूद नसारा का किसी बात पे एतबार तो नहीं किया जा सकता, तो उनको कोई पता नहीं, वो कर भी सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले किया था। आयतुल्ला हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद करने के बाद इनका कॉन्फिडेंस इतना शदीद बढ़ चुका है, मैं आपको क्या बताऊं कि अभी कल मैंने इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि इसराइल में बाकायदा तौर पे पॉम्फलेट्स छापे गए हैं और उन पॉम्फलेट्स में बाकायदा बताया गया है कि हम आपको लेबनान में इस तरह के घर बना कर देंगे, आप लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें, हमसे ये घर खरीदें। और ये ऑफिशियल पॉम्फलेट्स से इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉम्फलेट्स बांटे गए हैं पूरे इसराइल में कि लेबनान में हम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह से घर बनाएंगे। मतलब वो तो इस हद तक एक सोच बनाकर बैठा है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक बूस्टर हो चुका है। तो क्या गारंटी है कि वो खामनेई साहब पर हिट नहीं करेंगे? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खामनेई साहब ने ये काम बहुत ही जबरदस्त किया है, बहुत ही जबरदस्त हमला किया उन्होंने, और ये सारा का सारा क्रेडिट जितना भी है ये हमला हुआ है, जितना शदीद हमला हुआ है, ये सारा क्रेडिट खामनेई साहब को जाता है। इसमें मैं आपको मजे की एक बात बताता चलूं कि ईरान के जो मौजूदा सदर हैं वो ईरान के आर्मी चीफ और एयर चीफ, ये तीनों अशखास जो हैं ये इस हमले के खिलाफ थे। ये कह रहे थे कि जी हमें बात करनी चाहिए, हमें जो कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, हमें उनको बीच में बिठाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पे हमला ना करें। लेकिन खामनेई साहब को सारी सूरत हाल का बिल्कुल अंदाजा था कि इसराइल अब क्या करने वाला है, ये क्या करेगा। हसन नसरुल्लाह को की शहादत के बाद उनकी सारी सूरत हाल उनकी आंखों के सामने वाज़ हो चुकी है। उन्होंने कहा जी नहीं, अब इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते, हम स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करो। और स्ट्राइक हो गई और बड़ी कामयाब तरीन स्ट्राइक हुई नाज़रीन। इस सारे मामले के बाद अब इस टाइम ये सूरत हाल भी मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की सारी फौज जो है वो हाई अलर्ट पर है, इसराइल की सारी फौज हाई अलर्ट पर है और ईरान की भी सारी फौज हाई अलर्ट पर है। मतलब ये जंग का सायरन बज चुका है, जंग के वो कहते हैं ना कि जंग के तबल बज चुके हैं। तो ये एक किस्म की आलमी जंग की तरफ भी एक कदम हो सकता है।
کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہنا. اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ روس اور چائنا یہ ان دونوں ملکوں کا امتحان ہے کہ یہ اب ایران کے ساتھ کس طرح ٹھہرتے ہیں اور کس طرح ایران کا ساتھ دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی, پاکستان کا نیریٹو بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان آرمی اس میں کیا سوچ رکھتی ہے, ان کا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی ابھی جو مڈل ایسٹ کے جو اسلامک ممالک ہے, خاص کر سعودی عرب اور ایران, تو جیسا کہ ہسٹری بھی بتاتی ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ پاکستان آفیشیلی پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف زیادہ رہتا ہے بنسبت ایران کے, کیونکہ ان کو قرضے لینے ہوتے ہیں, تیل بھی لینا ہوتا ہے, وہ دھار پہ چل رہا ہے سارا کچھ, تو ان کا جھکاؤ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف کچھ زیادہ ہی رہتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے, وہ جو کہ چھڑ چکی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنگ چھڑ چکی ہے, تو اس میں آپ کے سامنے ایک افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب افغانستان میں جنگ چھڑی تھی تو ایک ریفیوجیز کا سمندر پاکستان کی طرف آیا تھا, اور اگر اسرائیل ایران پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر بھی یہ صورتحال ہمارے ساتھ سامنے آ سکتی ہے. ایک ریفیوجی والا ماحول جو ہے نا یہاں پر ہو سکتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا اپنا رول ادا کرتا ہے اس جنگ میں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے پاکستان اب زیادہ دیر تک نیوٹرل نہیں رہ سکتا اس معاملے میں, خاص طور پر باقی عمران خان کے ایشو میں جتنا بھی نیوٹرل رہے وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن اس معاملے میں بتا رہا ہوں کہ وہ زیادہ دیر نیوٹرل نہیں رہ سکتے. ان کو لازمی کوئی نہ کوئی سٹیپ, کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہی ہوگا. اب اس میں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ہمسایہ ملک ایران, ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کو اس جنگ میں فتح نصیب کرے, اس میں سرخرو کرے اور اس کی ہر لحاظ سے اس کو فتح نصیب ہو. اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ہماری نیک تمنائیں, ہماری دعائیں, ہماری سپورٹ صرف اور صرف ایران کے لیے ہے. اور اگر کچھ ایسی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں فزیکلی بھی جانا پڑ جائے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم یہ سٹیپ اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب اپنا بلاگ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں جی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے گھر والوں والے چینل کو فالو دیکھا رکھے گا. خدا حافظ.